हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 18 ऑफ जून 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15th फाइनेंस कमीशन अभी हमारा कौन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नाउ बढ़ते हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ। ये फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। आज है संडे, यानी कि आज जो है एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेजेस जो है वो नहीं आए हुए हैं। न्यूज़ वाले पेज पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं। स्टेट वाले पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में नहीं है। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। पॉलिटिकल न्यूज़ से बड़े पड़े हैं, इस कारण से मैंने उसे नहीं लिया है। नाउ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रूव किया है, जांच किया है कहाँ पे अटैक्स जो हुआ था मिशंस US और कनाडा में। US और कनाडा के जो एम्बेसीज है हमारे इंडिया के, इस एम्बेसीज में अटैक किए गए थे। उसको जांच किया गया है NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये जांच जो है की जा रही है। इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। US और कनाडा, इसके साथ साथ जो UK जो है, इसके भी एम्बेसीज में अटैक हुए थे। आई थिंक मार्च या फरवरी में दिस ईयर, वहाँ पे भी जांच करने की बात की जा रही है। जांच होने के बाद क्या क्या रिपोर्ट्स आते हैं उसको लेके हम लोग फिर यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, जो भी चीज़ आर्टिकल्स आएंगे फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे प्रो खालिस्तानी मूवमेंट जो है उनके द्वारा ये जो अटैक्स है वो बताई जा रही है। अभी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई हुई है। पंजाब पुलिस जो है ये लॉन्च ऑपरेशन वगैरह भी लॉन्च किए हुए हैं, इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। बाकी कंप्लीट कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही आर्टिकल आता है इस पर फिर मैं वापस इस पर डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हम इस बार यानी कि इंडिया जो है, इंडिया इस बार क्या कर रहा है, G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी कर रहा है। यानी कि G20 ग्रुप्स के जितने भी मीटिंग्स है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हो या फिर जो टूरिज्म सेक्टर का मीटिंग हो या फिर हेल्थ सेक्टर का मीटिंग हो, सारे मीटिंग्स इंडिया में हो रहे हैं एक एक करके। फाइनल मीटिंग जो होने वाले हैं हमारे कंट्री में वो कब होगा, सितंबर दिस ईयर, सितंबर इस साल के सितंबर में न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट कराया जाना है। फाइनल मीटिंग G20 ग्रुप्स के सारे जो लीडर्स है, इसके G20 मेंबर कंट्रीज़ के जो लीडर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे सितंबर में। अभी जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के तहत G20 मीटिंग्स के तहत जो हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, गोवा में, और इसमें पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे। और ये जो थे 2011 के बाद पहले ऐसे जो हाई पोस्ट पे थे, पाकिस्तान के हाई पोस्ट पे रहने वाले पर्सन इंडिया में विजिट किए हुए हैं। नाउ आर्टिकल क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करी है किस चीज़ को लेके, अफ्रीकन यूनियन को G20 में सम्मिलित करने को लेके। अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका का एक जो 55 कंट्रीज़ है, ये सारे 55 कंट्रीज़ अफ्रीका के मिलके एक यूनियन बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। ये अफ्रीकन यूनियन के नाम से प्रचलित है और अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल करने की बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ताकि अफ्रीका का भी वॉइस जो है ग्लोबल लेवल पे बढ़ाया जा सके, ग्लोबल लेवल पे अफ्रीका की प्रॉब्लम्स को लाया जा सके। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस की गई है। ये जो अफ्रीकन यूनियन है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये फॉर्मेशन जो हुआ था 2002 में हुआ था अफ्रीकन यूनियन का। पहले अफ्रीकन यूनिटी के नाम से था, अब इसे अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। नाउ G20 में इसकी मेंबरशिप को लेके बात की गई है। ये मेंबरशिप होता है या नहीं होता, फाइनल जब सबमिट होगी सितंबर में, फिर जो फाइनल कंफर्मेशन ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलीज़ की जाएगी, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट उससे पहले जो G20 का समिट इस बार हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले कौन से कंट्री के द्वारा किया गया था, इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था 2022 का G20 समिट, इंडोनेशिया के द्वारा। SCO का मीटिंग से भी इस बार जो है हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। SCO का मीटिंग कहाँ पे, इंडिया में ही, और ये न्यू दिल्ली में जुलाई में होने वाला है, 3 से 4 जुलाई, आई थिंक 3 से 4 जुलाई को ये कंडक्ट कराए जाने हैं SCO का फाइनल समिट। SCO का भी मीटिंग्स के कई सारे जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग और भी कई सारे मीटिंग्स जो है वो हुए हैं। फाइनल मीटिंग जुलाई में होने वाले हैं। SCO का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, संघाई में नहीं, बीजिंग में, क्योंकि SCO का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पता चलता है संघाई में होगा इसका हेडक्वार्टर, बट ऐसा नहीं, SCO का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। और SCO का एक बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस बैंक का भी हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में ही देखने को मिलेगा। और इस बैंक में चाइना के द्वारा जो डोमिनेंसी है ये बढ़ाई जा रही है, अभी फिलहाल ये न्यूज़ में है। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। SCO का जो लास्ट मीटिंग था, यानी कि लास्ट ईयर
कजाकिस्तान में हुआ था SCO का मीटिंग। और कजाकिस्तान में रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें से डिंग लेडेन DINGLIREN चाइना के हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चेस में। ये जो मैग्नस कार्लसन है वर्ल्ड चैंपियन, पिछले 11-12 सालों से लगातार रहे हैं मैग्नस कार्लसन, इसको रिप्लेस किए हैं डिंग लेडेन। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा ये न्यूज़ वाली पेज से, ये क्या है, DCGI को लेटर्स वगैरह लिखे गए हैं अलग अलग मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी नहीं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे अभी कौन है, राजीव रघुवंशी जी। राजीव रघुवंशी जी को लेटर लिखे गए हैं, किस चीज़ को लेके, एंटीबायोटिक्स जो है इसके यूज को लेके। 2 एंटीबायोटिक्स की बेसिकली बात की जा रही है, नाम आपको उसका याद नहीं रखना है इन दोनों एंटीबायोटिक्स का। इसको अप्रूवल देने की बात की जा रही है, ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कुछ चेन्नई के मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हैदराबाद के मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा लेटर लिखा गया है इनको, DCGI को, और यहाँ पे अप्रूवल देने की बात की जा रही है इन दोनों मेडिसिन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेशेंट्स को जो है रिकवर किया जा सके, क्योर किया जा सके। एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेसिकली, एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रोहिबिट करता है। ये मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इसके कारण से बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे फंगस के आने से लंग में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया के आने से, फिर बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया के आने से ये इन्फेक्शन वगैरह होता है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन से भी ये होता है। इसी को प्रोहिबिट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स ये जो बैक्टीरिया है इसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। यानी कि पैथोजेंस क्या होता है बेसिकली, लेट से कोई पर्सन है उसको इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पर्सन, लेट से ये पर्सन A है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन जो हुआ है किस चीज़ से हुआ है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा है, लेट से फंगी है, तो फंगी में भी अलग अलग टाइप्स का है। फंगी कौन सा, पेनिसिलियम फंगी होते ही है, फिर उसके बाद एस्पैरोगिलस होता है। ये सारे फंगस में से कौन सा फंगस है, इसे ही हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। और ये पैथोजेंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स के अप्रूवल की यहाँ पे बात की जा रही है। DCGI जो है ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पीछे से शायद कोई साउंड आया होगा, प्लीज़ आप लोग उसे कोऑपरेट करना, वीडियो में आके फोकस करना। ओके, म्यांमार जो है म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर इनफॉर्मल टॉक्स जो बैंकॉक में होने वाले हैं किसके, आसियान समिट के, उसको जो है पार्टिसिपेट करेंगे म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर। पहले ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि म्यांमार जो है अभी मिलिट्री के द्वारा म्यांमार में शासन किए जा रहे हैं। इस मिलिट्री को हम लोग कहते हैं तत्मादाओ, TATMADAU, म्यांमार के मिलिट्री को। तो तत्मादाओ के द्वारा म्यांमार में भी शासन किए जा रहे हैं। तो इसे आसियान मेंबर्स के द्वारा कहा जा रहा था। क्यों, हम किसी मिलिट्री कंट्री को, मिलिट्री जो कू वहाँ पे है, COUP कू, मिलिट्री का जो शासन होता है उसे हम लोग कू कहते हैं, और ये कू के मेंबर को हम लोग आसियान समिट में क्यों पार्टिसिपेट करें, ये आसियान मेंबर्स का कहना था। आसियान समिट जो है लास्ट मंथ मई में जकार्ता नहीं, इंडोनेशिया का एक सिटी है, वहाँ पे कंडक्ट कराए गए थे आसियान का समिट। आसियान का मेंबर है इंडिया क्या, नहीं है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान के टोटल 10 मेंबर है, अभी फिलहाल में एक मेंबर को जोड़ा गया, 11 मेंबर हो गए। कौन सा नया मेंबर जो जुड़ा है, ईस्ट तैमूर, जिसका कैपिटल आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, DILI दिल्ली, ये नया मेंबर बन गया है आसियान का। ओके, एंड आसियान का इस्टेब्लिशमेंट की हम लोग बात करें, यानी कि कब आसियान का स्थापना हुआ था, ये 1967 में हुआ था, 8 अगस्त 1967 में, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में। ओके, आसियान का है जो कैपिटल है ये आपको जकार्ता देखने को मिलेगा, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट न्यूज़ बगल में आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, यूएस ने इम्पोज कर दिया वीज़ा रेस्ट्रिक्शन को लेके, वीज़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कहाँ के सिटीजन्स को, युगांडा के सिटीजन्स यूएस के लिए वीज़ा नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्या कारण है रेस्ट्रिक्शन का यही कारण है कि युगांडा ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है अपने पार्लियामेंट में, जिसके तहत LGBTQ कम्युनिटी जो है ये नहीं मानता है कि ऐसा कोई कम्युनिटी होता है, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट होता है युगांडा के द्वारा। तो इसको जो है एक वहाँ पे जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको भी बैन किया हुआ है, इसके साथ साथ डेथ पेनल्टी तक इसमें इम्पोज की गई है ऐसे एक्टिविटीज़ को करने वाले को लेके। सो यूएस ने क्या किया है, इसी को लेके युगांडाज के सिटीजन्स को वीज़ा नहीं देने की बात की है यूएस के द्वारा। ओके, युगांडा आपको अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट ये पाकिस्तान ने क्या किया है, लोन लिया कहाँ से, चाइना से, अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लेके। फॉरेन रिजर्व्स जो बढ़ाने से क्या होगा, आईएमएफ के द्वारा इनको लोन वगैरह दिए जाएंगे, इस कारण से इन्होंने फिर से लोन ले लिया है चाइना से। ये एक कैश स्ट्रेप्ड अभी कंट्री बन गया है पाकिस्तान, कैश स्ट्रेप्ड कंट्री, यानी कि कैश में ही फंसते जा रहा है। लोन चुकाने के लिए लोन लिए जा रहे हैं। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये एग्जाम्स में आपसे पूछने वाला कोई नहीं है कितना $1 बिलियन लोन लिया नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो टाइज है वो हो गए। पहले क्या था, इन दोनों में दुश्मनी थी, अभी क्या हो गया, इनके रिलेशन जो है ठीक हो चुके हैं। रेप्रोचमेंट मतलब होता है पहले कोई दुश्मनी था दो कंट्रीज़ के बीच में, अब ये दुश्मनी बदल गया है दोस्ती में, इसी को हम लोग रेप्रोचमेंट कहते हैं। ये वर्ड आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। नाउ इससे क्या होता है, ईरान और जो सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में टाइज वगैरह बढ़े। ईरान के ये अपने सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ईरान गए, इससे क्या होता है, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। इससे जो इजराइल है, इजराइल को अच्छा नहीं लग रहा है। इजराइल चाहता था ईरान एक आइसोलेटेड कंट्री रहे, यानी कि ईरान के साथ किसी कंट्री का दोस्ती नहीं हो। रिसेंटली ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी साइन कर लिया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जो कि पहले ईरान पे सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे अमेरिका के द्वारा ईरान पे। न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ, यानी कि यूएस के साथ भी ईरान का रिलेशन अब अच्छा हो गया है, और सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छा हो गया ईरान का रिलेशन। एंड ईरान रिसेंटली ओपेक 16 सैटेलाइट जो है, ओपेक 16 सैटेलाइट, ये ईरान के द्वारा नहीं, ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ईगल 44 ईगल 44 जो कि एक अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है ईरान के द्वारा, ये एयरफोर्स स्टेशन जो है सेटअप किया गया है। ईरान के जो प्रेसिडेंट आपको ये देखने को मिलेंगे, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह आपको जो मालदीव्स है यहाँ के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, सॉरी फॉर डेट। ईरान के जो मिनिस्टर है ये याद नहीं आ रहा ये मुझे, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी है, हाँ इब्राहिम रईसी यहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट है ये है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट साइंस एंड टेक वाले पेज से देखने को मिलेगा, ये क्या, स्पेस फ्लाइट बार बार करने से, स्पेस फ्लाइट यानी कि स्पेस फ्लाइट अगर बार बार किया जाता है तो पर्सन के ब्रेन पे इफेक्ट आता है। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कटक और भुवनेश्वर सिटीज़ को बेसिकली कंपेयर किया गया है किस चीज़ को लेके, वार्म जो टेम्परेचर है उसको लेके। कटक और भुवनेश्वर में दिन में टेम्परेचर कम होते हैं, रात में ज़्यादा हो जाते हैं, ये उल्टा दिखा जा रहा है कटक और भुवनेश्वर में। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न अभी तक नहीं दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉसिबल रीजंस बताया जा रहा है, जैसे कि आइलैंड्स वगैरह में हीट जो है ये ज़्यादा कंजप्शन होता है, उसके बाद सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, इस कारण से जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है ये सब बने हुए हैं, इस कारण से ये रीज़न बताया। ये सब कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कोई भी साइंटिफिक रीज़न अभी तक नहीं बताया गया है किस कारण से ये चीज़ें हो रही है। ओके, एंड कटक एंड ओडिशा जो कि उड़ीसा में आता है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे रिसेंटली उड़ीसा में जो आरबीआई ने भुवनेश्वर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा रिसर्च सेटअप किया है आरबीआई ने भुवनेश्वर में। और इसके बाद उड़ीसा ने नुआ स्कीम जो लॉन्च किया है, नूतन उन्नत अभिलाषा, जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो स्किल्स वगैरह है ये सारी चीज़ें उड़ीसा की यूथ को प्रोवाइड कराई जाएंगे नूतन उन्नत अभिलाषा स्कीम के तहत। एंड उड़ीसा में गंधमर्दान हिल्स जो है, गंधमर्दान हिल्स ये एक उड़ीसा का पहला बायो हेरिटेज डाइवर्सिटी साइट होने वाला है, गंधमर्दान हिल्स। एंड उड़ीसा के सीएम आपको जो नवीन पटनायक जी है ये देखने को मिलेंगे। और उड़ीसा में रिसेंटली 2 सिटीज़ में वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप जो है कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें से उड़ीसा में वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें जो बेल्जियम नहीं जर्मनी विनर रहा था, और ये उड़ीसा में कंडक्ट कराया गया। उड़ीसा जो हॉकी फंडिंग को लेके हाल ही में 10 साल और बढ़ा दिए हैं, यानी कि इंडिया में जो हॉकी का फंडिंग किया जाएगा ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। सो ये था उड़ीसा के बारे में। बताएं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मंकी पॉक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि प्राइमरीली पहले अफ्रीका कंटिनेंट में हुआ करती थी, अब ये वर्ल्ड वाइड फैल रही है, इसको लेके यहाँ पे चिंता जताई जा रही है। मंकी पॉक्स जो
होती है। ये किस कारण से होती है? ये एक वायरल डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन पे कॉन्टीजियस कॉन्टैक्ट होने से ये फैल जाती है। और भी कई सारे रीजन्स होते हैं इसके फैलने से, एनिमल टू ह्यूमन भी होते हैं। और इसके बाद रोडेंट्स जैसे कि गिलहरी वगैरह, इन सब चीज़ों से भी ये फैलते हैं। और चूहे वगैरह, वहाँ से भी मंकी पॉक्स फैलने की चांसेस होते हैं। इसको लेकर ये आर्टिकल में मेंशन किया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये मंकी पॉक्स का ओवरऑल जो डेटा है, ओवरऑल नंबर ऑफ मंकी पॉक्स अफेक्टेड पर्सन, ये डिक्रीज़ हुआ है। इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये बढ़ रहे हैं, इसको लेके ये चिंता जताई जा रही है। एशिया पैसिफिक रीजन यानी कि हमारा ईस्ट एशियन नेशंस आप बोल सकते हो, जैसे इंडोनेशिया, फिर उसके बाद ब्रुनेई वगैरह, फिर मलेशिया, इन सारे कंट्रीज़ में ये ज़्यादा अब बढ़ रहे हैं। अफ्रीका से अब यानी कि ये ट्रांसलोकेट हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। सो ये था मंकी पॉक्स के बारे में। ना इंडिया में डायबिटीज़ का बर्डन किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं, इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। बट डायबिटीज़ जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे बढ़ रहा है। अराउंड 10 करोड़ से भी ज़्यादा पीपल को ये डायबिटीज़ अफेक्ट कर चुका है अभी तक लास्ट डिकेड्स में। यानी कि 2008 से 2020 का डेटा अगर लिया जाए तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इतने लोग अफेक्टेड हो चुके हैं डायबिटिक से। प्री डायबिटिक पीरियड्स भी होते हैं, पोस्ट डायबिटिक पीरियड्स, यानी कि जो एक्चुअल में डायबिटीज़ पेशेंट है ये भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं हमारे कंट्री में। यहाँ पे फालतू के डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। फालतू के डेटा इन द सेंस कि आपको ये डेटा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इस कारण से मैं ऐसे फालतू के डेटा बोलता हूँ। ओके, तो ये डायबिटिक आपको इससे कुछ लेना देना, बर्डन को कैसे टैकल किया जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हेल्थ जो है उसको हेल्थ सिस्टम्स है उसको इम्प्रूवमेंट किए जाने की बात की जा रही है। लाइफ स्टाइल सिस्टम्स को, जितने भी लाइफ स्टाइल है पीपल के, उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात की जा रही है ताकि डायबिटीज़ ना हो। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें रखनी है डायबिटीज़ के बारे में, ये बेसिकली होता किस तरीके से है और इसका जो WHO ये कौन कौन सा स्टेप उठा रहे हैं, इंडिया के द्वारा कौन कौन सा स्टेप उठाया जा रहा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने को लेके। WHO ने टारगेट सेट किया है 2025 तक डायबिटीज़ को जो इंक्रीजिंग रेट है इसे हम लोग बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसे हम लोग रोक देंगे इंक्रीजिंग रेट को 2025 तक डायबिटीज़ का। और उसके बाद डायबिटीज़ की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है जिसमें काफ़ी खतरनाक माना जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ को। टाइप 1 डायबिटीज़ होता क्या है, पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है, तो पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ से होता है। पेनक्रियाज इंसुलिन बंद कर देना जो एक सिम्टम है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का सिम्टम है। क्योंकि जो पेनक्रियाज में जो सेल इंसुलिन बना रहा होता है वो सेल को कहीं ना कहीं मार दिया जाता है बॉडी के एक सेल के द्वारा। इस सेल के मर जाने से जो पेनक्रियाज जो ये बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, ये बनाना बंद कर देता है। और जब इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो बॉडी के ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, घटेगा। शुगर का लेवल घटेगा, इससे क्या होगा, डायबिटीज़ होगी और वो डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये कहलाएगी। सो टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवेस्टेटिंग होता है, काफ़ी जो चिंता वाली बात होती है टाइप 1 डायबिटीज़। नाउ टाइप 2 डायबिटीज़ की हम लोग बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये इंसुलिन बनाना कम कर देती है, बंद नहीं करती है पूरा, ये कम कर देती है, इसे हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्यूरेबल है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्यूरेबल नहीं है, बस इसे प्रिवेंट किया जा सकता है मेडिसिन के द्वारा अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, नॉट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और अदर एनी अदर मेडिसिन। ओके, सो ये था डायबिटीज़ के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हो गया सारा आर्टिकल। आज संडे था और कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एडिटोरियल वाले पेज हो या फिर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज हो यहाँ से नहीं आया हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज पे। वहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्या था क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन कौन है हमारे कंट्री के। फाइनेंस कमीशन जो 15th है इसका सही आंसर है NK सिंह, नंद कुमार सिंह, NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन। और ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखे हुए हैं। और अभी जो है अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये फाइनेंस कमीशन का बस नाम पूछ के नहीं रहने वाले एग्जामिनर्स। अब क्या कर रहे हैं, 15th फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, कौन से आर्टिकल में आते हैं और इसके बाद ये पीरियड इसका कब से कब तक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास जो है इसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसका पीरियड 2020 से लेके 26 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक, मार्च 26 तक होने वाला है 15th फाइनेंस जो कमीशन है उसका। और 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है NK सिंह है। और ये फाइनेंस कमीशन जो है हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन जो आर्टिकल 280 में किया गया है फाइनेंस कमीशन का। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, इसका काम होता है मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, किस अनुपात में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है सजेस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। किसके बीच में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट और सेंटर के बीच में
किसी भी धन का किस तरीके से विभाजन किया जाना चाहिए, इसको लेके ये सजेस्ट करता है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल यानी कि 19 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।